गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों कैसा हुआ कल वाला टेस्ट? किस किस का स्कोर 525 प्लस है? नंदर वेरी गुड। दीपजोत वेरी नाइस। हरसीरत बहुत अच्छा। चलो गुड बच्चों, लगे रहो ऐसे ही। तो 31 को कह रहे हैं कि पता चलेगा आपकी बोर्ड की डेट्स का। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर भी पूरा सस्पेंस बना के रखता है। ओके, तो बच्चों किससे मैग्नेटिक इफेक्ट से शुरू करें या वर्क पावर से? जल्दी बोलो भाई फटाफट। लेट मी सी मेजॉरिटी किस तरफ है। चलो मेजॉरिटी वर्क 11th वाले चैप्टर की है सो फार। ठीक है, वही कर लेते हैं। करने दो, फाइनली दोनों ही है। चलो देखो बच्चों, तो ये वाला जो अपना चैप्टर है, इसके अगर हम अलग अलग पार्ट्स की बात करें, मतलब इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आती है, वो आती है टू फाइंड द वर्क डन फॉर एनी केस, राइट? अब बच्चों किसी भी फोर्स का इन जनरल जो वर्क डन होता है, जो उसकी जनरल फॉर्म है, वो तो इंटीग्रल एफ डॉट डी एस है। ठीक है, बट इट टेक्स वेरियस फॉर्म्स। अगर हम सोचें, अगर तो आपको क्वेश्चन में एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, दोनों थीटा, एक थीटा दिया हुआ है, ये तीनों कांस्टेंट हैं, तब वर्क डन जो है आपका वो एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। अगर वेक्टर्स में दिया होता है
तो जो आपका वर्क डन है वो एफ डॉट एस हो जाता है, जहां पे एस वेक्टर आपका R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाता है। मतलब आपको दो पोजीशन वेक्टर्स दिए होंगे और उससे आप निकाल लोगे, राइट? यही चीज ग्राफिकली एरिया अंडर एफ एस बन जाती है। राइट बच्चों, ऐसे हम अलग अलग तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं। और बच्चों अब नाउ दैट अब हम वर्क एनर्जी पढ़ चुके हैं, हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है वो डेल्टा के ही तो होता ही है। ठीक है, मतलब ये कैसे हम यूज कर सकते हैं? जैसे बच्चों आपको क्या है, एस दिया हुआ है एस के टी क्यूब, राइट? तो फाइंड वर्क डन बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। ये करके दिखाओ बच्चों। हाँ बच्चों, क्या आंसर है? बच्चों मास कुछ भी m अज्यूम कर लो।
करमन ठीक है, गुड। आर्यन दोबारा चेक करो। जिसका ये हो गया बच्चों, अगला करो। देखो बच्चों, ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे होगा? सी, आप लास्ट वाला रिजल्ट यूज कर सकते थे, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के। डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो आप वी ढूंढ लो, ds बाई dt 3 kt²। करेक्ट। तो बस अब v इनिशियल क्या हो गया, t इक्वल टू 2 वाला।
3k into 4 12k। v फाइनल क्या हो गया? 3k into 16 is 48k। अब वर्क डन क्या? डेल्टा के ही हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे आई थिंक यू विल गेट 1080 mk स्क्वायर। हाँ पेपर आज डिस्कस करेंगे हम एंड में, ठीक है? अराउंड 4 o'clock करेंगे पेपर डिस्कस। ये बच्चों इस क्वेश्चन में दो अलग अलग आंसर आएंगे ना, एक 2m का वर्क डन आएगा और एक m का वर्क डन आएगा। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे भाई? सिर्फ एक दो लोगों के आंसर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है ठीक किसी का। हाँ मनमंदर ठीक है, गुड। अक्षता ठीक है, गुड। भव्य ठीक है। ओजस सब ठीक है। देखो बच्चों, मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या अच्छी बात है कि इसमें पहले तो आपको एनएलएम लगाना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका एनएलएम भी लगेगा, काइनेमैटिक्स भी लगेगा और वर्क एनर्जी भी लगेगा, इजंट इट? पहले तो आपको एनएलएम लगा के एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी दोनों का एफबीडी बना के। तो वो एक्सेलरेशन आपकी
G/3 आएगी। और है ना, ये तो सबको आता है, स्टैंडर्ड एनएलएम। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गई डिस्प्लेसमेंट। एक आपको टेंशन भी चाहिए होगी। टेंशन क्या आएगी? टेंशन 5 mg/3 आती है बच्चों? नहीं, 4 mg/3। तो अब बच्चों यहाँ पे साइन का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे जो राइट वाला ब्लॉक है, इस पे टेंशन ऊपर को है और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है। वेराज जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है, इसकी टेंशन ऊपर को है लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे को है। तो इसलिए टेंशन है तो सेम दोनों पे। तो जो तो वर्क डन ऑन एम में वो हो गई 8 mg/3, है ना। और जो वर्क डन ऑन 2m है वो हो गई -8 mg/3। ठीक है। तो ऑल्दो पूछा नहीं है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन, वो 0 ही हो जाता। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट किसी को? ओके। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ वर्क, 3 तरीके के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, राइट। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है बच्चों? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अक्यूट एंगल होता है। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और 0 वर्क डन होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 एंगल होता है, राइट। तो जैसे बच्चों मुझे बताओ एग्जांपल, जब एक बॉल ऊपर जा रही है, उस टाइम पे व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव?
और जब बॉल नीचे आ रही है तो पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। लेट्स से बच्चों आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है। इस केस में बच्चों व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। दोबारा सोचो बच्चों। जीरो क्यों आंसर कर रहे हो भाई सब? अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो, व्हाई? कौन सा cos थीटा जीरो है? नहीं, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो बच्चों, मतलब सिर्फ इसी स्टेयर पे नहीं हो, आप ऊपर चढ़ रहे हो। मतलब मुझे उस पूरे प्रोसेस का चाहिए। मतलब ऐसे सोचो आप स्टेप 1 से स्टेप 3 पहुंच गए। तो नेगेटिव है, राइट? व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन? और आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से सोच के मुझे बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन? तो बच्चों वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो इन दिस केस। थिंक व्हाई। कौन सा cos थीटा जीरो है? भाई नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रही है।
इसीलिए ये क्वेश्चन है कि mg का वर्क डन तो नेगेटिव है, बट नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है। क्यों? नहीं, मुझे बच्चों आप में से कुछ लोगों के आंसर्स में गड़बड़ है। सी, अगर हम पर्सन का एफबीडी बनाएंगे तो mg नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, एंड पर्सन की डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रही है। मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो रही है डिस्प्लेसमेंट, बट उसके कारण तो वर्क डन 0 ही आएगा। जो वर्क डन आना है वो तो ऊपर वाले के कारण ही आना है। नाउ थिंक हार्ड एंड टेल मी कि ये नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्यों आ रहा है बच्चों? तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, आप बच्चों ये mg फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिस तरीके से लग रही हैं, क्या इनमें कोई फर्क है? देखो mg फोर्स जो है वो कंटिन्यूअसली लग रही है, वेयर एज जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसको अगर आप ध्यान से सोचो, वो तो सिर्फ तब लग रही होगी ना जब पर्सन का पैर फ्लोर को टच कर रहा है। जिस टाइम पे उसका पैर हवा में है, उस टाइम पे तो उस पैर पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा। राइट बच्चों? तो आप एक चीज देखो, समझो बहुत ध्यान से कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, कि ध्यान से सुनना बच्चों, कि जब तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मतलब जब आपने स्टेप के ऊपर पैर रखा हुआ है, तब डिस्प्लेसमेंट 0 है आपके पैर की। जैसे ही आपके पैर की डिस्प्लेसमेंट होने लगती है, उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। इजंट इट? हाँ, एक पैर हवा में है, देखो समझो, लेट्स से बच्चों मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अजीब सा। एक पैर इसके ऊपर है और एक पैर अभी हवा में है। तो जो पैर हवा में यहां से पूरा यहां तक पहुंचा, जब तक मतलब जब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, क्या उस टाइम पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था? नहीं। जिस पैर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्या उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नहीं, है ना? तो क्या मतलब हुआ? when you are climbing stairs, work done by normal reaction is 0. क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? आप में से कुछ लोगों ने आंसर 0 दिया था, बट आप लोगों ने रीजन गलत दिया था कि cos थीटा 0 है ना? रीजन ये नहीं है कि cos थीटा 0 है। रीजन क्या बना, आप समझ गए हो? कि भाई जब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है तब नॉर्मल रिएक्शन 0 है। इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 है।
ठीक है। एंड बच्चों इसको लॉजिकली सोचो, अगर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, इसको एक बार फिजिकली समझो, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो आप में से एनर्जी निकाल रही है, ठीक है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ जाता, उसका मतलब ये होता कि नॉर्मल रिएक्शन आपको एनर्जी दे रहा है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन पॉजिटिव होता, दैट वुड हैव मेंट कि अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो आप में और एनर्जी आ जानी चाहिए। क्या लॉजिकली ऐसा होता है? हम थकते हैं जैसे जैसे हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं। क्यों थक रहे हैं हम? बिकॉज ग्रेविटी फोर्स नेगेटिव वर्क करी जा रही है। ग्रेविटी फोर्स नेगेटिव वर्क कर रही है, उसका क्या मतलब है? ग्रेविटी फोर्स हमारे अंदर से एनर्जी निकाल रही है, ठीक है। और यहीं पे इसका उल्टा सोचो बच्चों, जो एस्केलेटर्स होते हैं या लिफ्ट मान लो, चलो सिंपल, लिफ्ट के केस में क्या हो रहा है? तो अब देखो, अब नॉर्मल रिएक्शन कंटिन्यूअसली लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है ऊपर को। तो अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। तो यहां पे टोटल वर्क डन 0 हो जाता है। इसलिए जब आप लिफ्ट से ऊपर चढ़े तो आप में से कोई एनर्जी नहीं निकली, राइट? हेंस यू डोंट गेट टायर्ड। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक समझ आ रहा है बच्चों, स्टेयर्स चढ़ने का और लिफ्ट में चढ़ आने का ऊपर? ओके, तो नेक्स्ट बच्चों वी टॉक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन बाय all forces is delta K। तो बच्चों यहां पे जो मेन बात समझने वाली होती है, ठीक है, वो ये है कि एक बच्चों बड़ा एक ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में वी इंक्लूड ऑल फोर्सेस। मतलब व्हेन आई से ऑल, दैट मींस इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सब यहां पे आनी चाहिए। जितनी भी फोर्सेस हैं सबका वर्क डन मिला के इज इक्वल टू डेल्टा के ई ऑफ बॉडी। ठीक है। वेयर एज जब हम लिखते हैं एफ इक्वल टू एम में किसी बॉडी के ऊपर, तब कौन सी फोर्सेस होती हैं? तब ये एफ कौन सा है?
ओनली एक्सटर्नल। तो बच्चों ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई F इक्वल टू एम ए लगाते हुए तो जो फोर्स होती है वो एक्सटर्नल फोर्स होती है एक बॉडी के ऊपर, लेकिन जब हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ही लिख रहे होते हैं, तब जो वर्क डन लेना होता है वो सारी की सारी फोर्सेस का लेना होता है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके तो मतलब बाकी जब हम वर्क एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे वो तो आपको उस टाइम पे आइडिया लग ही जाएगा कि हम किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करते हैं। अभी मतलब आएंगे भी आगे। ओके नेक्स्ट बच्चों बताओ मुझे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? व्हाट पाथ इंडिपेंडेंट? हम ये नहीं कहते कि कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो पाथ इंडिपेंडेंट है, हम कहते हैं एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। राइट बच्चों? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की खासियत क्या होती है बच्चों? कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है, राइट? तो ये हम 12th में भी करते आए हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। और वो रिलेशन क्या होता है बच्चों? कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डी एस। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। करेक्ट बच्चों? तो अब ये बिल्कुल वही वाला केस हो गया जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते हैं, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। कि भाई अगर तो
फील्ड दी हुई है तो आप उससे चेंज इन पोटेंशियल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। और उल्टा भी, कि अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है तो उससे आप फोर्स निकाल सकते हो। माइनस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों। एक आपने वो वाली फॉर्म भी की हुई है, आपको याद होगा, पार्शियल डेरिवेटिव वाली, कि नेगेटिव लगा के इससे वेक्टर फॉर्म में आ जाता है डेल यू बाय। राइट बच्चों, ये सबको पता है। जैसे अगर एक एग्जांपल करें, बच्चों प्रॉपर साइन के साथ निकालना, गलती नहीं होनी चाहिए। बताओ बच्चों। अभी तक दो अलग आंसर है मेरे पास।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना था, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, राइट। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर डी एक्स बन गया फ्रॉम 2 to 4, जो कि बन जाता है 112/3। तो प्लीज साइन का बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों, मतलब वैसे तो अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है। मतलब अब हमारे को ये पता है कि हम कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जीज की बात करते हैं जनरली। अगर हम सारे अलग अलग चैप्टर्स की पोटेंशियल एनर्जीज की बात करें बच्चों, देखो कौन कौन सी होती हैं। अब तो हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, अब तो हम लिख सकते हैं। mgh होती है फॉर कम हाइट, स्मॉल हाइट्स। जब हाइट्स बच्चों ज्यादा हो जाती हैं तो ये रिजल्ट क्या बन जाता है, -gmm/r, राइट। स्प्रिंग के केस में क्या बन जाती है, ½ kx²। इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्जेस के लिए क्या बन जाती है, kq1q2/r। और कोई बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पढ़ी हो। ये नहीं, ये नेगेटिव नहीं है बच्चों, ये तो डैश लगाया था मैंने। सिर्फ ये ग्रेविटेशन वाली है जो नेगेटिव है। हम्म। और बच्चों कोई और पोटेंशियल एनर्जी। एक आपकी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी आती है ना, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो ये 5 तरीके की पोटेंशियल एनर्जीज है। नेगेटिव साइन बच्चों सिर्फ एक केस में आता है, और कहीं नहीं आता। ओके, नेक्स्ट बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है।
तो मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ से बच्चों एक बात हमें माइंड में रखनी होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बन गई मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी तो भाई हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ से हमारे पास बन गया कि वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। तो बच्चों क्या होता है, जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम एक फॉर्म तो होती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूं, भाई सारी हैं तो उनको दो में स्प्लिट कर देते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बन गया डेल्टा के। इसको दूसरी साइड ले जाते हैं बच्चों, प्लस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, राइट। अब ऊपर से देखो व्हाट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये देखो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या बन गया ये बच्चों? व्हाट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, राइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट डेल्टा पीई। तो हमारे पास बच्चों एक नया रिजल्ट बन गया कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, which is equal to change in mechanical energy। ठीक है बच्चों, तो आपने बच्चों ये ध्यान रखना है, अब आपके पास दो तरीके की वर्क एनर्जी थ्योरम्स होगी। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है कि दोनों में राइट हैंड साइड पे क्या है, कि जब तो वर्क डन बाय ऑल है तो दैट इज डेल्टा के, एंड जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव है देन दैट इज डेल्टा एम ई। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई कब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, कब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है, हम इनको कई बार मिक्स कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, राइट। इसमें बच्चों कोई भी कंफ्यूजन प्लीज आस्क।
ओके, ये एग्जांपल ट्राई करो बच्चों। कर्मन ठीक है। जिसका हो गया वो अगला करो। दीपजोत ठीक है। आर्यन गलत है। गलत है आर्यन। शाइना गलत है। ध्यान से करो भाई। करमन ठीक है।
सोचो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे करना था? भाई बॉल को ऊपर फेंका है विद स्पीड ऑफ 20, अब वो 15 मीटर साइड तक गई, ठीक है, और हमें पता है कि बॉल पे एक mg फोर्स तो लगी रही है पक्का नीचे को 10। तो जैसे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई में क्या आ गया? साइंस का बच्चों बहुत ध्यान रखना होता है, ये मैं अपवर्ड के लिए लिख रहा हूँ, हाफ एम 0 माइनस 20 स्क्वायर। अब वर्क डन बाय ऑल में आएगा क्या? वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ये क्या बन गया? -200। नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय एम जी? देखो एम जी फोर्स कितनी है? 10 नीचे को, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 15 ऊपर को, तो वर्क डन बाय एम जी कितना हो गया बच्चों? -150 इज इक्वल टू -200। देयरफॉर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस जो है वो -50 हुआ। ठीक है, ये मैंने अपवर्ड के लिए करके दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही आप डाउनवर्ड के लिए भी कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई भी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। क्लियर बच्चों? नहीं, मैं तो निकाल ही अपवर्ड के लिए रहा हूं ना आर्यन, तो 15 मीटर पर सेकंड कहां से आ गया उसमें? 15 मीटर पर सेकंड तो जब हम डाउनवर्ड की बात करेंगे तो उसमें आएगा ना। जब आप सेकंड केस करोगे डाउनवर्ड मोशन, तब वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? +150 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अब डेल्टा के ई में क्या आ गया? हाफ 1 15 स्क्वायर -0। अब बॉडी नीचे को आ रही है तो 15 फाइनल वेलोसिटी हो गई ना। तो अब यहां से वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस क्या आ गया? -37.5 जूल्स। आप सीधे सारी मोशन पे इसके नहीं लगा सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही अलग अलग है। अगर क्वेश्चन में पूरी मोशन का पूछा होता तो पूरी पे लगा देते। ये तो बिल्कुल वैसी बात है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन वाली बात, कि पूछा क्या है। कौन से दो वेरिएबल्स आ जाएंगे? नहीं, फिर वर्क डन बाय mg 0 हो जाएगा। फिर आपके पास बेसिकली आप पूरे पे लगाओगे तो क्या होगा? पूरी ट्रिप का वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो आपका आंसर -87.5 आ जाएगा बस सीधा। एंड अगेन नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? कि एयर रेजिस्टेंस क्या कर रही है? बॉडी की एनर्जी को कम कर रही है।
चलो चलो, जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ डिस्कस, ये आपने नेक्स्ट टाइम तक बच्चों शीट करके लानी है वर्क एनर्जी की फिर, ठीक है? हाँ बच्चों बताओ, टेस्ट के डाउट्स। 5th क्वेश्चन, देखो ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन ही है। सी, इसमें क्या ध्यान रखना होता है बच्चों कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो म्यू एन ही हो जाएगी, राइट? आपको चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, उसको रेस्ट पे रखना। तो रेस्ट पे रखने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा कितना बन गया? 9.8 न्यूटन। अब बस ये देखना है कि वो जो mg sin थीटा है वो म्यू mg cos थीटा से कम होना चाहिए, म्यू n से कम होना चाहिए, राइट? तो कितने लोग इसमें बी मार्क करके आए हो? है ना? प्लीज ये ध्यान रखो, बी क्या है? बी इज म्यू एम जी साइन थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी, म्यू एन। बट static friction is not necessarily mu into n, right? Static friction is less than equal to mu into n. तो as long as static friction कम लग के ही बॉडी को रोक सकती है तो वो तो रोक लेगी। समझ आया ये क्वेश्चन? 16th क्वेश्चन, बस इसमें क्या करना है, देखो जब एनर्जी पूछी हो बच्चों आपके माइंड में आना चाहिए एनर्जी डेंसिटी। तो वॉल्यूम दे दिया, आप आर डिस्टेंस पे एनर्जी डेंसिटी निकाल लोगे यूजिंग हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और उसको बस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन में बेसिकली एक मिसप्रिंट है, वो सिर्फ डी नहीं होना चाहिए, डी वी होना चाहिए सारी ऑप्शंस में। बट उतना तो आप समझ गए होगे आई बिलीव। इसमें बच्चों बस ये एंगल आप निकाल सकते हो दोनों तरफ के, फिर तो सिंपल ही है, इसमें कुछ भी नहीं है।
अगर आप देखो तो ये राइट एंगल्ड इंक्लाइन है। तो बस एक तरफ एंगल थीटा, एक तरफ 90 माइनस थीटा, इससे हो जाएगा। हाँ, फोर्थ में बच्चों को पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है। पूरा सॉल्व तब करना पड़ता अगर मासेस अलग होते, क्योंकि मासेस सेम है फिर तो क्लियरली दिख रहा है कि मतलब दोनों पे mg sin थीटा लगेगी, तो ऑब्वियसली जिसका थीटा ज्यादा होएगा वही वाला केस वो लॉक मूव करेगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कैच पॉइंट था कि जो स्मॉल एम मास है वो तो एक स्मूथ सरफेस पे है, तो क्या स्मॉल एम मास पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रही है? नहीं लग रही, तो इसलिए स्मॉल एम की एक्सेलरेशन 0 हो गई। अगर फ्रिक्शन होती तो आंसर मतलब तब तो कुछ अलग हो जाता काम। इस केस में तो और कुछ भी नहीं है। एटीन्थ किसी ने पूछा था क्या? एटीन्थ सीधा ये है ना जो हमने वो पढ़ा हुआ है, वो डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से। फ्रिक्शन होती तो फिर तो केसेस बनाने पड़ते बहुत सारे कि मतलब वो स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है क्या है। ये 21st में क्या है बच्चों, आपको मॉडिफाइड एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो आपका जो मॉडिफाइड एफबीडी है वो इस तरह से हो जाएगा। तो अब इस नॉट का एफबीडी बना दो, उससे आंसर निकल आएगा। ये एंगल थीटा निकालना है आपको, टेंशन तो सेम ही होगी। सर हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में 6/5 आया था मेरा, तो मतलब हमें tan 40 और tan 50 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ना? 6/5 नहीं आ रहा होगा, 5/6 आ रहा होगा। हाँ सर, 5/6। तो वो तो फिर आप ऑप्शन से पता है ना आपको, आप निकाल ही सकते हो। 5/6 लेस देन 1 हो गया, तो 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है सर, ठीक। आगे बचाओ।
33 कैपेसिटेंस क्या होती है? R बाय के आपको दे दिया। ऐसे क्वेश्चन तो मत गलत करो भाई। बच्चों फ्री फॉल में है, तो फ्री फॉल में तो 2 kg वाले का तो 5 kg पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो 5 kg पे तो सिर्फ उसका mg लग रहा होगा, इसलिए आंसर 50 आ जाएगा। फ्री फॉल का मतलब ये होता है ना कि दोनों बॉडीज मतलब एक्सेलरेशन g से गिर रही हैं, तो अगर 2 kg वाला ब्लॉक भी g एक्सेलरेशन से गिर रहा है तो फिर उस पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। सेवनटीन सीधा फॉर्मूला है। आगे 12th क्वेश्चन बच्चों देखो, आप में से कई लोग इसमें कंफ्यूज हुए कि ये नीचे वाली वैल्यू तो दी नहीं हुई। सिमिलर ट्रायंगल्स लगा लो ना, निकल आएगी नीचे वाली वैल्यू, या एंगल थीटा सेम मान लो, उससे भी निकल आएगी। आगे 28th क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है? बॉडी सरफेस को कब लीव करेगी? जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट mg के इक्वल हो जाएगा। तो जब when f sin alpha is equal to mg, f क्या है kt, तो kt sin alpha equal to mg, तो यहां से t आ गया। आगे बच्चों बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लो रेंज के फॉर्मूला से, फिर मोमेंटम कंजर्व कर दो। और कोई क्वेश्चन बच्चों?
ये तो बच्चों ठीक था टेस्ट, इसमें तो सारे क्वेश्चन सही लेवल के थे, हो सकते थे आराम से। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम फिर आपने ये वर्क एनर्जी वाली शीट करके लानी है, ठीक है? चलो, ओके, बाय।